तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा हुआ मुकद्दर नहीं बनता, एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। जी हाँ, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मैं हूँ आपका अपना सोशल मीडिया होस्ट और आपका दोस्त भावेश देसाई, जो लेकर उपस्थित होता हूँ हर रविवार आपका अपना मन पसंदीदा कार्यक्रम उज्जवल भविष्य, जो कि देसाई स्टडी सेंटर का प्रायोजित कार्यक्रम होता है। जी हाँ, आज के हमारे इस कार्यक्रम में एक ऐसी शख्सियत उपस्थित है जिनके बारे में कुछ कहना और कुछ सोचना हमारे लिए बहुत कुछ कह जाता है। जी हाँ साथियों, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने न जाने कितने बेरोजगार साथियों को न जाने किन किन प्रकार से मदद की होगी, न जाने किन किन बेरोजगार साथियों को शरण दी होगी और न जाने किन किन साथियों को उन्होंने मोटिवेशन भी दिया होगा। तो आज हमारे स्टूडियो में हम स्वागत करते हैं हुक्माराम जी भाटी, जो कि सत्य प्रेम करुणा सेवा संस्थान जोधपुर के संस्थापक है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत खैर मकदम है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मुझे इसके योग्य समझा है और देसाई स्टडी सेंटर के इस उज्जवल भविष्य कार्यक्रम ने आपने मेरे को आमंत्रित किया है, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका कि आप हमारे साथ आज के इस उज्जवल भविष्य कार्यक्रम में जुड़े हैं। सर, सर्वप्रथम सभी श्रोता आपसे यही जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से हैं, आपका जन्म कहाँ से हुआ, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, साथ ही साथ चूंकि आप दिव्यांग हैं तो आपने किन किन समस्याओं का सामना किया, तो कुछ अपने बारे में सभी साथियों को बताएं। जी सर, मैं आपको मेरे बचपन के बारे में बताना चाहूँगा। मेरे पिताजी भी दिव्यांग हैं और जब मैं 1.5 साल का था तो अचानक मेरे को भी पोलियो की बीमारी हो गई, जिसकी वजह से मेरा एक पाँव पोलियोग्रस्त हो गया। उसके बाद में जब मैं 8 साल का था तो मेरे पेरेंट्स को किसी ने बताया कि जोधपुर के पास में एक विशेष विद्यालय है, वहाँ पर आप अपने बच्चे को भेजें, वहाँ पर सभी दिव्यांग छात्र ही पढ़ाई करते हैं, तो आपके बच्चे में काफ़ी इम्प्रूव होगा। तो मेरे माता पिता ने मेरे को 8 साल की उम्र में जोधपुर के पास में सुचेता करपलानी शिक्षा निकेतन मानकलाव विशेष विद्यालय है, वहाँ पर पढ़ाई के लिए भेज दिया। वहाँ पर मैंने 8वीं तक की पढ़ाई की। उसके बाद में मैंने 1 साल तक हमारे कस्बे में जो सैनी विद्यालय है, श्री सैनी उच्च माध्यमिक विद्यालय, वहाँ पर मैंने पढ़ाई की। उसके बाद में मैंने 2 साल तक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भोपालगढ़ में पढ़ाई की और 1 साल फिर मैंने जो 12वीं की पढ़ाई है वो मैंने यहाँ जोधपुर महर्षि गौतम विद्यालय के अंदर की। उसके बाद में जो मेरी ग्रेजुएशन और आगे की जो लगातार पढ़ाई है वो मैंने जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय से पूरी की। बचपन में जब सर कई बार ऐसा होता था कि कोई भी आता मेरे से पूछता कि भाई पिताजी का क्या नाम है, मैं अपने पिताजी का नाम बताता तो मेरे को कहता, यार तेरे पिताजी भी दिव्यांग है और तू भी दिव्यांग हो गया। अरे यार, भगवान ने बहुत गलत किया। जब मेरे को ऐसा कोई कहता था मेरे को बड़ा ही दर्द होता था और मैं ईश्वर से बार बार ये कहता कि आपने ये ऐसा क्यों किया। अक्सर से जब मेरे छोटे छोटे साथी थे वो भी कई बार मेरे को अपशब्दों से चिढ़ाते थे, बहुत दर्द होता था। जब मैं मानकलाव विशेष विद्यालय में पढ़ाई करने के लिए चला गया, वहाँ पर सभी जो मेरे साथी दिव्यांग थे, वहाँ पर वास्तविकता में जो मेरे को साथियों से सने प्रेम मिला, तब मेरे को वास्तविकता में महसूस हुआ कि घायल की गति घायल जाने, दूसरा जाने न कोई। एक दिव्यांग होता है वही दिव्यांग का दर्द समझ सकता है। कई बार ऐसा होता है कि केवल शरीर में थोड़ी सी कमी के कारण लोग हमारे को कुछ समझते ही नहीं हैं। एक बार जब मेरी माँ और कोई पड़ोस की औरतें बैठी बैठी बातें कर रही थी, तब मेरी माँ ने पड़ोस की औरत से कहा कि भाई तेरे एक बेटा है और 3 बेटियां हैं, हो सके तो एक आध बेटा और होने दे। तब उस औरत ने मेरी माँ से कहा कि आपके भी तो एक ही बेटा है,
तब मेरी माँ ने कहा कि नहीं, मेरे एक बेटा कैसे, मेरे दो बेटे हैं भाई। आज एक राधेश्याम है और एक उपमाराम है जो बाहर पढ़ाई करता है। तब उस औरत ने मेरी माँ से कहा कि उपमाराम तो नहीं के बराबर है। अब वो विकलांग है, वो कुछ कर नहीं सकता है, चल फिर नहीं सकता है। रही बात अब उसकी शादी कौन करेगा, वो कुछ कर नहीं पाएगा, वो तो नहीं के बराबर है, तो आपके तो एक ही बेटा हुआ ना। तो जब सब ऐसी हम बातें सुनते हैं तो अक्सर दर्द होता है कि भी वास्तविकता में जो कोई दिव्यांगों के लिए न जाने लोग किस किस प्रकार की जो साइकोलॉजी है जो अपने माइंड के अंदर रखते हैं। पढ़ाई में तो सर मैं शुरू से ही थोड़ा होशियार ही था, चंचल था। तो लगभग मैंने 8वीं क्लास में 75% प्राप्त किए, 10th क्लास में भी फर्स्ट डिवीज़न है, 12th में भी फर्स्ट डिवीज़न है, ग्रेजुएशन में भी मैंने फर्स्ट डिवीज़न प्राप्त किया है। शुरू से ही थोड़ा बोलने में तेज़ था, तो जाते ही मेरे को कक्षा में मॉनिटर बनाया गया। उसके बाद में धीरे धीरे एक जो लीडरशिप है, लीडरशिप का भी मेरे को काफ़ी जो अनुभव है वो सुचिता कृपलानी स्कूल से मैंने सीखा है। और वैसे मानकलाल स्कूल से तो मैंने बहुत कुछ ग्रहण किया है। शायद मैंने पढ़ाई में जितना ज्ञान प्राप्त नहीं किया है उतना अदर एक्टिविटीज़ में मैंने ज्ञान प्राप्त किया है। चाहे राजनीति सीखो, चाहे जो सेवा भाव सीखो, सब कुछ है वो मैंने मानकलाव से सीखा है। क्योंकि जब मानकलाव में मेरे से भी जो ज़्यादा दिव्यांग थे वो बिल्कुल रैंक करके चलते थे। तो कई बार जब हमारा जो क्लासरूम और हॉस्टल रूम अलग अलग था, तो जो हमारे जो बैग थे वो बैग हमको खुद को लेके जाना पड़ता था। ऐसे में जो बिल्कुल रैंक के जो दिव्यांग चलते थे वो अक्सर मेरे को ही कहा करते थे कि यार हमारा ये जो हमारा बैग है वो हमारे हॉस्टल रूम तक लेकर के चल। तो ऐसे जो दिव्यांग ज़्यादा थे उनकी कभी कभार थालियाँ धोना, उनका जो बैग है हॉस्टल तक पहुंचाना, स्कूल तक पहुंचाना, तो आदि जो सेवा कार्य है वो मैंने वहीं से ही सीखा है। वाकई सर, आपके जीवन और आपके बचपन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और समाज के लिए आप एक ज्वलंत उदाहरण हैं, जो कि यह प्रस्तुत करते हैं कि दिव्यांग किसी से कम नहीं होते। जी हाँ, वाकई आपने जो परिश्रम किया है, आपने जो मेहनत की है, वो समाज के लिए केवल मात्र सीख ही नहीं परंतु बहुत कुछ साबित करती है। सर, हमने ये सुना है कि आपका कोई संस्थान जोधपुर में है जो दिव्यांग जनों हेतु कार्य करता है। तो हम जानना चाहते हैं कि इस क्षेत्र में आपकी रुचि कब से उत्पन्न हुई, साथ ही साथ आपका संस्थान जो है उसका क्या नाम है और दिव्यांगों के प्रति उस संस्थान की शुरुआत कब से हुई, कब से आप उस संस्थान के माध्यम से दिव्यांगों की मदद कर रहे हैं? जी सर, बिल्कुल। जोधपुर में हमारी सत्य प्रेम करुणा सेवा संस्थान के नाम से संस्थान संचालित है, जो विशेष रूप से दिव्यांग भाइयों के लिए संचालित है। हमारी संस्थान का जो शुभारंभ है 2011 से हम लोगों ने किया है। संस्थान के माध्यम से अब तक लगभग 15,000 से अधिक दिव्यांगों ने हर प्रकार से लाभ लिया है। चाहे उसने वैसाखी ली हो, चाहे ट्राईसाइकिल ली हो, चाहे उसने संस्थान में रहकर पढ़ाई की हो। तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी दिव्यांग है, चाहे वो दृष्टिबाधित हो, मूक बधिर हो, चाहे अस्थि विकलांग हो, या कोई गरीब बीपीएल परिवार से अनाथ छात्र हो, जोधपुर में हमारी संस्थान में वो रहकर निःशुल्क आवासीय सुविधा शिक्षा प्राप्त कर सकता है। जी सर, जो संस्थान शुरू करने की जो रुचि है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं 2010 में 12वीं कक्षा की पढ़ाई करने के लिए जोधपुर आया था, तो उस समय मेरे को रहने के लिए दिक्कत आ रही थी। तो मैंने जोधपुर में जगह जगह प्रयास किया कि कहीं रूम किराए पे मिल जाए। मेरे को किसी ने भी रूम किराए पर नहीं दिया। मैंने 2-3 जगह रूम के लिए बात की तो उन्होंने कहा यार आप तो विकलांग हो, सही प्रकार से रूम की साफ सफाई नहीं कर पाओगे। तो फिर मैंने सोचा कि प्रयास करूं कहीं जोधपुर में ऐसा छात्रावास होगा जहां पर कोई दिव्यांग छात्र है या कोई गरीब छात्र है वो पढ़ाई कर सके। तो मेरे को जोधपुर में एक तो जो प्रज्ञा निकेतन छात्रावास चलता है वो
जयनारायण व्यास का सरकारी छात्रावास है, जहाँ पर केवल जो ग्रेजुएशन करने वाले जो छात्र हैं वो रह सकते हैं। उसके बाद में मैंने यहाँ पर देखा तो गांधी बधिर छात्रावास चलता है, वो केवल मूक बधिर जो दिव्यांग भाई है उनके लिए कार्यरत है। और मैंने चौपासनी में पता किया तो वहाँ पर कमला नेहरू नगर में जो नेत्रहीन विकास संस्थान संचालित है वो केवल नेत्रहीन छात्रों के लिए ही सुविधा उपलब्ध करवाता है। तो जो हम जैसे ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड है, जो अस्थि विकलांग है, उनके लिए किसी भी प्रकार का कोई भी छात्रावास नहीं था। तो मेरे को बहुत ही दिक्कत हुई, मैं जगह जगह पे घूमा, मेरे को कोई भी छात्रावास नहीं मिला। जगह जगह पे मैं घूमा, मेरे को किसी ने कमरा तक किराए पे नहीं दिया। आखिर जब मैं घूमता घूमता महामंदिर जोधपुर में आया तो यहाँ पर मेरे को एक रूप वाटिका करके एक वाटिका मिली। तो किसी ने कहा कि इस वाटिका के अंदर हो सके आप रह जाओ तो आपको यहाँ पे कोई कमरा वगैरह मिल सकता है। तो मैंने वहाँ के जो मैनेजमेंट करने वाले उनसे मैंने बात की, मैंने कहा भाई साहब मेरे को कोई एक कमरा दे दो हो सके तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप ये वाटिका है, इस वाटिका में एक कमरा है, वो कमरा ले लो। जब वो मैंने कमरा ले लिया उसके बाद में जब मैं और मेरे जो दो साथी और थे हम रहने लगे। 2 दिन बाद में जब हम खाना बना रहे थे सुबह सुबह तो अचानक जो वहाँ के मैनेजमेंट करने वाले वो आए, उन्होंने कहा भाई साहब आज थोड़ा ये गेट बंद रखना। तो मैंने कहा बताओ क्या कर रहे हैं, गेट किस लिए बंद? उन्होंने कहा कि अभी ये कोई बॉडी आने वाली है। मैंने कहा बॉडी? तो उन्होंने कहा बिल्कुल साहब, जहाँ आप रह रहे हो ये पास में यहाँ पे शमशान है, तो जो मेघवाल समाज के कोई भी लोग हैं जब गुजर जाते हैं तो उनका अंतिम संस्कार यहाँ पे होता है। तब जो मेरे साथी थे वो डरने लगे कि अरे यार क्या बात कर रहे हो, शमशान है यहाँ पर, हम यहाँ पे पढ़ाई कैसे करेंगे, हम यहाँ पे कैसे रहेंगे। तब वह थोड़ी मैंने भी हिम्मत रखी, वो मेरे से छोटे थे, तो मैंने उनसे कहा कि देखो भैया शमशान होता है, आपने सुना नहीं है कभी? शमशान तो एक मंदिर जैसा होता है, क्योंकि जिस प्रकार एक मंदिर में आहुति जिस प्रकार देते हैं उसी प्रकार यहीं पे भी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं जो पढ़ाई मैंने जो 12वीं की है बिल्कुल शमशान के अंदर रह करके मैंने जो 12वीं क्लास की पढ़ाई की है। सुबह मैं 4 बजे उठता था, शमशान के पास से मैं स्नान करता था, उसके बाद में मैं स्वयं खाना बनाता था। जो मेरे छोटे भाई थे उनको मैं खाना वगैरह खिला करके तो महामंदिर से रातानाडा स्कूल जाना। अब मेरे पास में एक जो टूटी पूरी ट्राई साइकिल थी, उस ट्राई साइकिल के माध्यम से मैं सुबह 7 बजे रवाना हो जाता था और 7:30 बजे मेरे को स्कूल पहुंचना पड़ता था। तो मैं वहाँ पे हर वक्त लगातार समय पर स्कूल पहुंचने का मैं प्रयास करता था। कभी कभार लेट हो जाता था तो मेरे जो गुरुजन थे वो भी कहते थे कि भाई हो सकता है इतने दूरी से आता है तो लेट हो ही जाता होगा। महर्षि गौतम का जो स्टाफ था वो भी अच्छा था, मेरे को हर प्रकार से कोऑपरेट करने का प्रयास करता था। जब मेरी 12वीं क्लास की पढ़ाई पूरी होने वाली थी तब मैंने बैठे बैठे एक विचार किया कि अब हम 12वीं क्लास की पढ़ाई तो पूरी कर रहे हैं, अब मेरे को आगे क्या करना चाहिए। जब बैठे बैठे विचार ही विचार किया तो एक मन में विचार आया कि क्यों न हम एक ऐसा कार्य करें ताकि उसका लाभ हर कोई उठा सके। मैंने सोचा कि जब मैं 12वीं क्लास की पढ़ाई करने के लिए जोधपुर आया तो मुझे इतनी तकलीफ उठानी पड़ी, तो क्यों ना हम ऐसा कोई कार्य करें जिसकी वजह से हमारे जो आने वाले जो दिव्यांग भाई है उनको किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ उठाने का मौका नहीं मिले। उसके बाद में जब मेरी 12वीं क्लास की पढ़ाई पूरी होने वाली थी उस समय मैंने अन्य जो मेरे काफ़ी दिव्यांग साथी थे उनसे मैंने संपर्क किया। उनसे मैंने मेरा प्रस्ताव रखा कि भाई हम जोधपुर में क्यों न एक ऐसी संस्थान की स्थापना करें जहाँ पर दिव्यांग भाई लोग हैं रहकर निःशुल्क पढ़ाई कर सके, क्योंकि आज दिव्यांगों को जगह जगह पे ठोकरें खानी पड़ रही है, लोग उनका उपवास उड़ा रहे हैं, उनको कमरा तक किराए पे नहीं दे रहे हैं। तो क्यों ना हम लोग एक संस्थान का ही शुभारंभ कर दें
क्योंकि संस्थान भी एक अकेला व्यक्ति शुरू कर नहीं सकता है, इसमें भी कम से कम 11-21 सदस्य होने बहुत ही अनिवार्य है। तो हमने 25 दिव्यांग साथी मिलकर के हमारी इस सत्य प्रेम करुणा सेवा संस्थान का शुभारंभ मई 2011 में शुभारंभ संस्थान का हमने किया है। संस्थान का शुभारंभ करते ही हम लोगों ने सबसे पहले संस्थान की ओर से निःशुल्क छात्रावास का शुभारंभ किया, ताकि कोई भी दिव्यांग छात्र इस संस्थान में रहकर पूर्ण रूप से निःशुल्क छात्रावास की सुविधा ले सके। जब हमने संस्थान का शुभारंभ किया उसमें मेरी उम्र मात्र 16 साल की थी, इसलिए जो कार्यकारिणी होती है, कार्यकारिणी में मेरा नाम भी नहीं था। तो उस समय हमारे एक दिव्यांग गुरुजी थे, दीपक जी टेलर, जो अभी नागौर जिले में मुंडवा में सरकारी अध्यापक है। उनको हमने सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर कार्यभार उनको दिया था। अब वो ज़्यादा दिव्यांग होने की वजह से अपना पूरा मन और धन से उनका पूरा हमारे को सपोर्ट था, और हम लोग संस्थान को आगे बढ़ाने में प्रयास कर रहे थे। जब संस्थान में छात्र आने लग गए थे तो शुरू में हमारे पास मात्र 7-8 छात्र ही थे। उसमें से हमारे पास में श्रीमान गणेश राम जी प्रजापत का आगमन हुआ, जो हमारी संस्थान में एक विद्यार्थी के रूप में आए थे। अब वो बाहर जगह जगह रूम लेकर के रह रहे थे, उनको बहुत दिक्कत आ रही थी। तो जैसे ही उनका हमारी संस्थान में आगमन हुआ, तो अब मेरी उम्र भले ही छोटी, लेकिन उन्होंने संस्थान में एक विद्यार्थी के रूप में रहते हुए भी उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। जब वो हमारी संस्थान में आए तो शायद ही वो साल भर रहे ही नहीं और उनकी सरकारी नौकरी लग गई। तो अब जब उनकी सरकारी नौकरी लग गई तो धीरे धीरे हमारी संस्थान की पब्लिसिटी ऐसे हुई, हमारी संस्थान में छात्रों की संख्या बढ़ने लगी कि भाई जोधपुर में इस प्रकार का छात्रावास भी चल रहा है जो दिव्यांगों को पूर्ण रूप से निःशुल्क आवासीय सुविधाएं दे रहा है। उसके बाद में हमारी संस्थान के अंदर एक दृष्टिहीन छात्र थे, ओम प्रकाश जी बुनकर, जो भीलवाड़ा के हैं। वो भी हमारी संस्थान में आए और संस्थान में आते ही उनकी भी सरकारी नौकरी लगी सीधी 2nd ग्रेड में। तो हमारी संस्थान का तजुर्बा और बढ़ा। तो अब लगातार जब गणेश राम जी प्रजापत का हमारे को मार्गदर्शन मिला, वो भी लोगों को इस प्रकार से जागरूक कर रहे थे ताकि संस्थान और भी आगे बढ़े। तो ऐसे करते करते जो हमारी संस्थान है मात्र 2-3 साल में इतनी विकसित और पॉपुलर हो गई कि जगह जगह पे हम कहीं पे भी नाम लेते थे तो हमारी संस्थान को लोग सपोर्ट करने के लिए भी आगे आ जाते थे। हमारी जो संस्थान है पूर्ण रूप से भामाशाहों के ऊपर ही टिकी हुई है। हम सरकार से किसी भी प्रकार का फंड नहीं लेते हैं, क्योंकि सरकार के जो रूल्स है उन रूल्स के दायरे में हम लोग आते ही नहीं हैं। तो सरकार किन को अनुदान देती है? जो कोई भी रेगुलर स्टूडेंट होते हैं, जैसे मान लो पहले से 8वीं तक, 9वीं तक, 10वीं 12वीं तक का, हमारे पास में वो छात्र आते थे जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, या कोई बेचारा गरीब होता है तो सही प्रकार से उसको पढ़ाई के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं मिल रहे हैं। उनके लिए अब जैसे कि मान लो कोई नौकरी की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए तो सरकार की ओर से कोई सुविधा है नहीं। तो ऐसों के लिए हमारी संस्थान में रहने के लिए हम उनको जगह देते थे। हमारी संस्थान की ओर से खाना पीना रहना सब कुछ हम उनको निःशुल्क उपलब्ध करवाते हैं। अब सरकार से अनुदान नहीं मिलने के कारण हम लोग जो भी हमारे जो क्षेत्रीय जो जितने भी संपर्क वाले जो भामाशाह है उनसे हम उनके आगे हाथ फैलाते हैं कि भी देखो हम दिव्यांग भाई लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं, आप संस्थान में सहयोग प्रदान करें। तो ऐसे में हमारी जो संस्थान है आज 2011 से अब तक पूर्ण रूप से भामाशाहों के ऊपर ही निर्भर है। तो अब तक संस्थान के माध्यम से काफ़ी जो ऐसे भाई बंधु है, जो लगभग 27-28 ऐसे छात्र हैं जो संस्थान में पढ़ाई लिखाई करके संस्थान में रहकर अब तक जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, और जब भी ज़रूरत पड़ती है तो ये भी संस्थान की जो मदद करने के लिए ये भी आगे आते हैं। वाकई सर, स्वयं का अतीत, स्वयं का परिश्रम
ये दोनों ही मूल्य स्वयं का मूल्य तय करते हैं और आपके अपने अतीत से और आपके परिश्रम से आपने ये तय किया कि आप किस तरह दिव्यांग साथियों की मदद करेंगे, किस तरह एक संस्थान के माध्यम से उनके उत्थान का बीज बोने का कार्य करेंगे, जो कि आपने किया और सन 2011 से आपने इसकी शुरुआत की। और वाकई ये शुरुआत एक दिन बहुत बड़े विस्तार के रूप में आपको नजर आएगी। आप एक दिन ऐसा भी आएगा जब कई दिव्यांग साथियों की मदद के बाद इस राष्ट्र में आपके संस्थान के नाम से जाने जाएंगे। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी संस्थान दिव्यांग साथियों के लिए क्या क्या कार्य करती है। ऐसे क्या कोर्सेज हैं जो आपके संस्थान द्वारा दिव्यांग साथियों के लिए चलाए जा रहे हैं? किन किन प्रकार के कार्य आपके संस्थान के द्वारा दिव्यांग साथियों के लिए किए जा रहे हैं? जी सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी संस्थान वैसे विशेष रूप से जो दिव्यांग छात्र है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे वो हस्ती विकलांग हो, मूक बधिर हो या दृष्टिबाधित हो, अगर वो जोधपुर में रहना चाहता है, पढ़ाई लिखाई करना चाहता है और उसको कोई भी उपयुक्त संसाधन प्राप्त नहीं हो रहा है, ऐसे में हमारी संस्थान उनको पूर्ण रूप से मदद करती है। वो हमारी संस्थान में रहकर निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा हमारी संस्थान की ओर से समय समय पे इनको मार्गदर्शन के लिए जो रोजगार मेला है वो भी हम आयोजित करवाते हैं। जो बाहर से जो भी सरकारी जो अधिकारी है आकर के इनको प्रेरित करते हैं, इनको गाइड करते हैं। और हम प्रत्येक साल में 2 बार ऐसे उपकरण वितरण का भी हम कैंप आयोजित करवाते हैं, जिसमें हम दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल है, वैसाखी है, व्हील चेयर है और जो ब्लाइंडों के लिए स्ट्रिक है आदि, हम ये पूरे हम इनको वितरण करते हैं। लगातार मोटिवेशनल सेमिनार का भी हम आयोजन करते हैं और संस्थान के माध्यम से हम अलग अलग जगहों पे धार्मिक आयोजन भी होते हैं, खेल की गतिविधियां भी होती हैं विशेष रूप से दिव्यांगों के लिए। और अभी हमने संस्थान के माध्यम से एक बहुत ही बड़ा सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन करवाया है, जो कम से कम 60-70 हजार लोगों का आयोजन था और 27 जोड़ों को संस्थान की ओर से एक एक आइटम हमने देकर के उनको घरेलू उपयोगी सामग्री देकर के हमने इनको परिणय सूत्र में बंधाया है। 27 जोड़ों को हमने एक साथ में उनको वैवाहिक बंधन में बंधवाया है। इसके अलावा चाहे कोई भी दावा हो, सरकारी दावा हो, अगर किसी भी प्रकार का जो दिव्यांगों के साथ में शोषण होता हो, भाई जैसे मान लो कोई भी मुद्दा मान ले, आरक्षण का मुद्दा हो, अगर कहीं पे भी कुछ भी कोई कर्मचारी है जो दिव्यांगों के साथ में अपनी मनमर्जी करता है, सही प्रकार से उनकी सुनवाई नहीं करता है, ऐसे में भी हम बार बार उन अधिकारियों का भी हम विरोध करते आए हैं, उन मंत्रियों का भी हम विरोध करते आए हैं। हमने जगह जगह प्रदर्शन के माध्यम से सरकार तक हमारी संस्थान ने आवाज़ पहुंचाने का भी प्रयास किया है। कई बार जो कोई मंत्री ने अपनी मनमर्जी की है तो संस्थान ने उनके खिलाफ भी कई बार संस्थान ने आवाज़ उठाई है। ऐसे जो काफ़ी दिव्यांग छात्र होते हैं, जो दृष्टिबाधित हो, चाहे मूक बधिर हो, चाहे अस्थि हो, इनके अंदर बहुत अच्छी जो प्रतिभाएं होती है। अब इनकी जो प्रतिभा को निखारने के लिए हमारे को क्या, इनको प्रेरित करना, इनको सम्मानित करना भी जरूरी होता है। तो संस्थान की ओर से हम समय समय पे सम्मान समारोह का भी आयोजन करवाते हैं, जिसमें हम प्रशासनिक अधिकारियों को आदि को भी हम आमंत्रित करते हैं। तो जो भी प्रतिभावान दिव्यांग भाई बंधु है उनको संस्थान सम्मानित करती है, ताकि उनके अंदर जो भी प्रतिभाएं हैं वो निखर कर बाहर आए और उनको वास्तविकता में ये एहसास हो कि अभी हम भी किसी से कम नहीं हैं। संस्थान की ओर से समय समय पे जो खेलकूद प्रतियोगिताएं हैं वो भी आयोजित होती है, ताकि अपने दिव्यांग भाइयों को ऐसा नहीं लगे कि अभी हम भी ये खेल वगैरह नहीं खेल सकते हैं। बहुत सारे जो हमारे दिव्यांग हैं जो आज मतलब कि इंटरनेशनल स्तर पर भी पहुंचे हुए हैं, जो खेल में भी हमेशा अपनी स्पर्धा का उन्होंने बताया है लोगों को भी, हम भी किसी से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। इसके अलावा चाहे भारत देश का कोई भी दिव्यांग जोधपुर में परीक्षा देने के लिए आता है तो वो जो हमारी संस्थान के जो हेल्पलाइन नंबर है अभी मैं आपको बता दूंगा,
उस हेल्पलाइन नंबर पे अगर कोई भी दिव्यांग जोधपुर परीक्षा देने के लिए आता है, उसको रहने की कहीं पे दिक्कत हो रही है, तो वो हमारी संस्थान से संपर्क करके वो हमारी संस्थान में आ सकता है। हमारी संस्थान की गाड़ी उनको स्टेशन पर लेने के लिए जाती है और जो उसका एग्ज़ाम सेंटर है उसका एग्ज़ाम सेंटर बताती है। हर संभव जोधपुर में उसको अगर कोई भी दिक्कत आती है तो संस्थान उसकी मदद करती है। वो संस्थान में जब तक उसका एग्ज़ाम हो, 1 दिन 2 दिन वो आराम से रुक सकता है। उससे संस्थान किसी भी प्रकार की कोई भी शुल्क नहीं लेती है। तो अगर कैसा कोई भी दिव्यांग है जो एग्ज़ाम देने के लिए जोधपुर आता है तो वो बेझिझक हमारी संस्थान से संपर्क कर सकता है। जी हाँ सर, जैसा आपने बताया उसी के मुताबिक अगर बात करें तो आपका संस्थान दिव्यांग साथियों को समय समय पर उपकरण और दिव्यांग साथियों को विवाह के सूत्र में बांधने का कार्य भी करता है। इतना ही नहीं, आपके संस्थान द्वारा कई साथियों को रोजगार और कई साथियों को अग्रिम अध्ययन हेतु आवास की सुविधा भी प्रदान की जाती है। वाकई सर, आपके संस्थान द्वारा बहुत सारे ऐसे कार्य जो दिव्यांग साथियों के लिए बहुत ही उपयोगी है किए जाते हैं। सर, आपसे हम जानना चाहते हैं कि जैसा कि आपको अवगत होगा कि इस कार्यक्रम को कई दृष्टिबाधित साथी सुनते हैं, या कहें कि अधिकांश इस कार्यक्रम को सुनने वाले साथी दृष्टिबाधित होते हैं। तो दृष्टिबाधित साथियों के लिए आपके संस्थान द्वारा क्या कुछ किया जाता है और दृष्टिबाधित साथियों के लिए आपके संस्थान में क्या अवसर है, यह भी जरा अवगत कराएं। और रही बात जो हमारे दृष्टिहीन भाई बंधु है, उनको कई बार एग्ज़ाम देने के लिए राइटर की दिक्कत होती है, क्योंकि वो बोल सकते हैं बट लिख नहीं सकते हैं। तो अगर कभी भी हमारी संस्थान पास्ट में भी इनकी सपोर्ट करती हुई आई है और भविष्य में भी हम लोग पूर्ण रूप से इनकी सपोर्ट करते हैं। अगर कोई भी ऐसे जो हमारे दृष्टिहीन भाई बंधु है उनको कभी भी राइटर की जरूरत पड़ती है तो हमारे जो संस्थान में जो दूसरे जो अस्थि दिव्यांग रहते हैं, जो कोई गरीब छात्र रहते हैं, हम उनको मोटिव करते हैं, उनको कहते हैं कि भाई आप जाइए, दृष्टिहीन भाई हमारे भाई हैं, आप इनकी सपोर्ट करें और आप राइटर के रूप में इनके लिए जाएं। तो हमेशा ही हमारे जहाँ यहाँ पे जितने भी दिव्यांग रहते हैं सब एक दूसरे से इतना घुल मिल कर रहते हैं कि यहाँ का जो पूरा माहौल है वो पूरा का पूरा एक परिवार जैसा है। एक तो छोटा परिवार होता है, लेकिन हमारा एक परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है। सत्य प्रेम करुणा सेवा संस्थान का एक बहुत बड़ा परिवार है। कोई भी जो ऐसा दृष्टिबाधित भाई है तो जोधपुर में रहकर पढ़ाई करना चाहता है तो वो बेझिझक हमारी संस्थान में रह सकता है। संस्थान की ओर से पूर्ण रूप से उसको निःशुल्क आवासीय सुविधाएं प्रदान करवाई जाती है। और वैसे मैंने बताया है कि हमारा ये पूरा परिवार है, ये तो पूरा का पूरा दृष्टिबाधितों की सपोर्ट करता है। और कहीं पे भी इनके योग्य जो भी हम लोगों को आवाज़ उठानी होती है तो भी हम दृष्टिबाधितों के लिए हमेशा आगे रहते हैं। और काफ़ी जैसे दृष्टिबाधित भाई बंधु है जो संस्थान में पढ़ लिख कर आज अच्छी पोस्टों पर सेवाएं भी दे रहे हैं। और अगर कोई भी ऐसा दृष्टिबाधित हो, उसको जोधपुर में अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है तो हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि हमारी सत्य प्रेम करुणा सेवा संस्थान के सभी दरवाजे आपके लिए खुले हैं। मैं उपमाराम भाटी हमेशा सभी दिव्यांगों के लिए संघर्ष करता हुआ आया हूँ और भविष्य में भी मैं इसी प्रकार करता रहूँगा। किसी भी दृष्टिबाधित भाई को अगर कहीं पे भी दिक्कत आ रही है, आप कहीं एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, आप अगर थोड़ा बहुत लेट हो जाता है, आपको एंट्री नहीं होने देते हैं, अदरवाइज किसी भी डिपार्टमेंट में आपकी सुनवाई नहीं होती है, आप कहीं इंक्वायरी करने के लिए जाते हैं तो अगर वहाँ पे आपके कर्मचारी इसी प्रकार की सुनवाई नहीं करता है, आप बेझिझक निश्चित रूप से आपका भाई हमेशा आपकी सेवा तत्पर है। आप निश्चित रूप से हमारी संस्थान को अवगत करवाएं, हम पूर्ण रूप से आपकी मदद करेंगे। देखो, जो हमारी कैटेगरीज है, कैटेगरीज मैं मानूँ जो ज़्यादा दिव्यांगता है दृष्टिबाधित भाइयों को और ज़्यादा दिक्कत भी दृष्टिबाधित भाइयों को भी होती है। हम अस्थि हैं तो अस्थि में तो क्या होता है, चलो हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, हाँ थोड़ी चलन की दिक्कत होती है, लेकिन हमारे दृष्टिबाधित भाइयों को काफ़ी दिक्कत होती है। तो हम बिल्कुल जो हमारे दृष्टिबाधित भाई है उनकी सेवा में हमारी संस्थान हमेशा ही तत्पर रहेगी, तत्पर थी। वाकई सर, आपके संस्थान द्वारा दृष्टिबाधित साथियों हेतु जो कुछ गतिविधियां की जा रही है वो दृष्टिबाधित साथियों के जीवन में उजाला भरने के लिए बहुत ही उपयोगी और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके संस्थान द्वारा दृष्टिबाधित साथियों को श्रुतिलेखक हो या फिर आवाज की सुविधा, तमाम प्रकार की सुविधा प्रदान की जाती है। इस हेतु बहुत बहुत धन्यवाद।
सर, अंतिम प्रश्न के रूप में हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या कुछ आप समाज को कहना चाहते हैं कि आप समाज को बतला सकें कि दृष्टिबाधित साथी और दिव्यांग साथियों के विषय में आपने जो कुछ किया है और आप जो कुछ कर रहे हैं उसके प्रति समाज का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए और समाज को आपका संदेश क्या है, जरा बताएं। जी सर, जो भी महानुभाव देसाई स्टडी सेंटर द्वारा प्रायोजित उज्जवल भविष्य कार्यक्रम के माध्यम से मेरे को सुन रहे हैं, उन सभी महानुभावों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम विशेष रूप से आज दिव्यांगों के लिए प्रायोजित हो रहा है। तो मैं आप सभी से ये निवेदन करना चाहूँगा कि विकलांगता कोई अभिशाप नहीं है और इस दुनिया में कमी किस में नहीं है, थोड़ी थोड़ी कमी सभी में है। और अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कहता है कि मेरे में कोई कमी नहीं है, तो मैं कहना चाहूँगा कि शायद उसको कोई बीमारी हो गई है। परमात्मा ने थोड़ी थोड़ी कमी सब में दी है। कभी भी हमारे को ये घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ। तो जितना हो सके, अगर आपके आसपास में अगर कोई भी दिव्यांग है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, दृष्टिबाधित हो, मूक बधिर हो, अस्थि विकलांग हो, आप उनका सपोर्ट करने का प्रयास करें। उसको क्या तकलीफ हो रही है आप ये देखें कि सोशल एनवायरनमेंट में अगर उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई उसको चिढ़ाता तो नहीं है, उसमें उसको क्या ज़रूरत है, उसको कोई प्रताड़ित तो नहीं कर रहा है, ताकि अगर आप उसकी मदद करेंगे तो वास्तविकता में वो बंदा आपको दिल से दुआएं देगा। तो जहाँ पे भी आपको लगे आप उनकी मदद जरूर करें। इसके अलावा मैं सभी महानुभावों से ये निवेदन करना चाहूँगा, जब भी आपका आगमन जोधपुर हो तो आपका हमारी सत्य प्रेम करुणा सेवा संस्थान में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारी संस्थान जोधपुर में अशोक कॉलोनी, गली नंबर 3, रामसागर चौराया, मगरा पुंजला में हैं। आप जब भी पधारो संस्थान का विजिट जरूर करें। हमारी संस्थान पूर्ण रूप से जन सहयोग पर ही निर्भर है। आप जब भी पधारो हमारी संस्थान का अवलोकन जरूर करें। आपका कोई भी जोधपुर में कोई काम हो, आप 1-2 दिन के लिए जोधपुर में रुकना चाहते हो, तब भी हमारी संस्थान में आपके लिए जगह है। चाहे आप दिव्यांग हो, चाहे आप साइटेड भी क्यों ना हो, लेकिन आप विजिट करने के लिए जोधपुर जरूर पधारें। और मैं उन सबसे भी निवेदन करना चाहूँगा जो फिजूल की खर्ची करते हैं। अपने बच्चों का जो जन्मदिन है अपने घर पे मनाते हैं, पता नहीं हजारों रुपए वो ऐसे ही खर्च कर देते हैं। किसी की पुण्यतिथि होती है तो ऐसे ही खर्च कर देते हैं। मैं उन सबसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी सत्य प्रेम करुणा सेवा संस्थान पूर्ण रूप से भामाशाहों के ऊपर निर्भर है। आप वहाँ पर अपने बच्चों के जन्मदिन पर फालतू के खर्चे ना करें। अगर आपको कुछ खर्च करना ही है, आप अपने बच्चों का जन्मदिन मनवाना चाह रहे हैं या कोई पुण्यतिथि मनाना चाह रहे हैं, आप हमारी जो संस्थान के जो दिव्यांग भाई बंधु है इनके साथ में आकर के आप जन्मदिन मनाएं। और जो आप अपने घर पे जो फिजूल खर्ची करते हैं उसका आधा हिस्सा भी अगर आप हमारे दिव्यांग भाइयों के ऊपर खर्च करेंगे तो हमारी ये दिव्यांग भाई बंधु आपको दिल से दुआएं देंगे। और दिव्यांग भाइयों की जो दिल से दी गई दुआएं हैं वो आपके बच्चों को लगेगी और आपके बच्चे फूलेंगे, फलेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि जब भी आप जोधपुर पधारो, आप अपने बच्चों का जन्मदिन हमारी संस्थान के साथ में मनाएं। इन बच्चों की जो दुआएं हैं वो दुआएं आप जरूर प्राप्त करें। आप लोग अपने घरों में फालतू के खर्चे करते हैं, उनसे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अगर आप हमारी संस्थान के हेल्पलाइन नंबर लिखना चाहते हैं तो आप लिख लें। अगर कोई भी हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमारे को ज़रूर बताएं। हेल्पलाइन नंबर है 88 23 91 23 91। एक बार लिख लें आप, 88 23 91 23 91। दूसरे नंबर है 88 23 92 23 92, 88 23 92 23 92। तीसरे नंबर है 88 23 94 23 94, 88 23 94 23 94। तो जो भी महानुभाव हमारे योगी अगर कोई भी सेवा समझता है
तो आप ज़रूर हमारे को बताएं। मैं एक बार फिर से सभी महानुभावों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि दिव्यांग भाई भी आपके अपने भाई हैं। इनको आप स्नेह दें, इनको आप प्यार दें, जितना हो सके आप इनकी मदद करें, आप इनका सहारा बने। इनको कहाँ दिक्कत हो रही है आप उनको मदद ज़रूर करें। देखिए, ये परमात्मा की दी हुई कमी है, इसको आप यूं ही ना समझें। जितना हो सके आप इनका सहयोग करें। और इसके अलावा मैं मेरे जितने भी दिव्यांग भाई बंधु हैं, चाहे अस्थि, दृष्टिबाधित, मूकबधिर, उन सब से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप में जो कमी है उसको आप कमी ना समझें। अगर आपके एक शरीर में कमी है, लेकिन परमात्मा ने अन्य अंगों में आपको इससे 4 गुना वापस ताकत दी है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा है, इनको विकलांग नहीं आप दिव्यांग कहिए। तो दिव्यांग इसीलिए कहा है कि जिस अंग में लोग आपकी कमी ढूंढते हैं उस अंग में दिव्य शक्ति है। दिव्य शक्ति होने के कारण प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि आप इनको दिव्यांग कहें। मित्रों, आप जितना हो सके एक समाज में अपनी एक नई मिसाल पेश करें, बता दें कि आप दिव्यांग नहीं हैं और आप में वो टैलेंट है, आप में वो हुनर है, आप में वो ताकत है जो किसी भी अन्य व्यक्ति में नहीं है। इस दुनिया में हम कुछ करके जाएंगे तब ही हमारा नाम होगा। साथियों, महात्मा गांधी इस दुनिया में आए थे, दिन रात उन्होंने भागदौड़ की, देश के लिए उन्होंने काम किया। आज उनका नाम अमर है, नोटों के ऊपर भी उनका फोटो छपता है। एक महात्मा गांधी भी थे और एक हमारे दादाजी के दादाजी भी थे। हमारे दादाजी के दादाजी ने क्या किया, उठे, खाया पिया, काम किया, बस सो गए। यानी उन्होंने राष्ट्र के हित में कोई भी कार्य नहीं किया। इसीलिए आज बात यह है कि हम भी दादाजी के दादाजी का नाम हम लोग नहीं जानते हैं। और हम लोग देखो, अगर हमारे दादाजी के दादाजी नहीं होते तो आज हम नहीं होते। और आप सोचिए, महात्मा गांधी जी अगर इस दुनिया में नहीं होते तो भी हम होते। फिर भी हम लोग हमारे दादाजी के दादाजी का नाम नहीं जानते हैं और महात्मा गांधी जी का नाम जानते हैं। ऐसा उदाहरण क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी दिन रात राष्ट्र के लिए उन्होंने कार्य किया, हमेशा तत्पर रहे, इसलिए आज पूरी दुनिया उनको पूजती है। और हमारे दादाजी के दादाजी ने केवल परिवार के लालन पालन के लिए कार्य किया, इसलिए उनको अपनी पीढ़ियां ही भूल गई। तो मैं आप सभी से, मेरे जितने भी दिव्यांग साथी हैं, उन सब से यही कहना चाहूँगा, मित्रों, पढ़ो, लिखो और खूब आगे बढ़ो। जी हाँ, आपका संदेश समाज में जो प्रेरणा की लोह जलाता है उसके विषय में कुछ भी कहना असंभव है। वाकई लाजवाब संदेश सर आपका। आप आज के हमारे इस उज्जवल भविष्य कार्यक्रम में हमारे स्टूडियो में आए, हमें आपकी संस्थान की गतिविधियों के बारे में अवगत कराया, स्वयं के बारे में अवगत कराया और समाज को बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश प्रदान किया। इस हेतु संपूर्ण देसाई स्टडी सेंटर की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं एक बार फिर से विशेष रूप से भावेश जी देसाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप स्वयं दृष्टिबाधित होने के बावजूद भी एक इतने अच्छे गायक कलाकार है, बहुत अच्छी आप परफॉर्मेंस देते हैं। आप भी एक बार हमारे संस्थान में विजिट करने के लिए पधारे थे, शायद आपको पता हो तो आप 1-2 साल पहले पधारे थे। तो इस कार्यक्रम के लिए मैं भावेश जी देसाई और देसाई स्टडी सेंटर के जितने भी कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो आपने उज्जवल भविष्य कार्यक्रम के माध्यम से मेरी जो आवाज़ है आम लोगों तक, आम जनता तक पहुँचाने का आपने जो बेहतरीन प्रयास किया, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद उकमाराम भाटी की तरफ से आप सभी को और देसाई स्टडी सेंटर को। तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। यूं न बैठ थक कर राहों में ओ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा।
जी हाँ साथियों, हौसले को कायम रखिए, हौसले को बनाए रखिए, एक न एक दिन मंजिल अवश्य मिलेगी और वाकई मजा भी आएगा। जी हाँ साथियों, इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और एंजॉय करते रहिए। अब वक्त हो चला है कार्यक्रम की समाप्ति का, तो आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे कार्यक्रम को आगे से आगे आपके तमाम साथियों तक पहुंचाते रहिए ताकि उन तमाम साथियों को भी रोजगार की जानकारी प्राप्त हो सके और उनके लिए क्या कुछ इस दुनिया में हो रहा है वो तमाम जानकारी वो तमाम साथी ले सके। तो आप हमारे इस कार्यक्रम को आगे से आगे शेयर भी करते रहिएगा। आपके अपने प्यारे से सोशल मीडिया होस्ट और आपके दोस्त भावेश देसाई को दीजिए इजाजत। नमस्कार।